बात है। विवेक, मैं तुम्हारा दूध यहाँ रख रही हूँ और टाइम से पी लेना। हाँ। सर, कल मैं आधा घंटा लेट आऊंगी, वो अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। कोई बात नहीं। ठीक। बेटा मैं सोच रहा था कि ये नफीसा कब तक तुम्हारा ख्याल रखेगी? क्या करें बाबा? बेटा करना क्या है, क्यों ना इस घर में किसी ऐसे को लाया जाए जो तुम्हारा ख्याल रखे, हम दोनों को वक्त पर खाना दे सके, जिसके आने से इस घर में रौनक आए। आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कौन है वो? मिलवाइए ना मुझे। वक्त आने पर जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन अफसोस, बाबा की किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा था। और इस दूसरी शादी के बारे में आपको किसने बताया सरता जी? हमें भी विवेक ने ही बताया सर। सर अगर 16 साल पहले कुछ नहीं हुआ होता तो विष्णु की बीवी उसे छोड़ के क्यों जाती? कुछ भी हो सकता है सावंत, ये केस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सबसे पहले ये पता करो कि वो औरत कौन थी जिससे विष्णु शादी करने वाला था। विष्णु का ऑफिस, मोबाइल, घर सब चेक करो। विष्णु किसी से शादी करने वाला था, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? शादी? नहीं सब ज्यादा तो नहीं पता है, पर विष्णु को मैंने देखा था किसी औरत के साथ बात करते हुए, 1-2 बार देखा था। औरत? अच्छा, क्या क्या बात करता था, कुछ सुना आपने? वो तो नहीं सुना सर। अच्छा सुना नहीं तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वो कैसे बात कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ और, कुछ अजीब सा लगा होगा आपको? साहब, उस औरत से तो नहीं हुआ लड़ाई झगड़ा। हाँ, पर 15-20 दिन पहले एक आदमी आया था, विष्णु ने कहा वो उसका बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ जरूर कुछ हुआ था साहब। विष्णु गाड़ी में खड़ा, छोड़, पागल हो क्या? कौन था ये? दोस्त से पुराना, 16-17 साल पुराना। नाम जानते हो उसका? नहीं साहब। चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो? जी हाँ साहब। कह रहे ये कोई भीख नहीं मांगी थी जो 50,000 भेजा है तूने? 2 लाख मांगे थे ना मैंने? मेरे पास 50,000 ही थे। मेरे पास तेरा राज है, बोल दू पुलिस को जाके? नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। कल फोन करता हूँ, कहीं से भी बाकी के पैसे अरेंज कर। सर, यह है विष्णु के 16 साल पुराने दोस्त का स्केच। सर वैसे एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? ये देखिए सर, विष्णु की मेडिकल हिस्ट्री, ये उसके ऑफिस से हमें मिली है। 15 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट, विष्णु HIV पॉजिटिव था। HIV पॉजिटिव? हाँ सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर विष्णु HIV पॉजिटिव था तो वो शादी क्यों करना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस औरत से विष्णु शादी करना चाहता था उस औरत को विष्णु से HIV हो गया और ये बात उस औरत को पता चल गई हो, इसलिए उसने विष्णु को मरवा दिया हो? ये विष्णु जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इस स्केच को सर्कुलेट करो, पता करो ये आदमी कौन है। सर HIV पॉजिटिव? जी। देख लिया बाबा का असली रंग, इस उम्र में भी ये सब। छी! उम्र नहीं है, शरीर की जरूरत है। और उनकी पार्टनर को HIV पॉजिटिव होगा ये बात उन्हें नहीं पता होगी। तुझे क्या टोटका कर दिया बाबा ने? तुझे सब ठीक लगता है? इसे पहचानते हैं आप लोग? आपके बाबा का बहुत पुराना दोस्त है। जी हम इसे नहीं पहचानते। थैंक यू साहब। बुढ़े के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और थे। मतलब? बुढ़ा अपनी जिंदगी में बहुत रंगीन था, यहाँ के टॉप रेड लाइट इलाके का डेली कस्टमर था। ठीक है तुम जाओ। हाँ सर, एक बात पता चली है, विष्णु अक्सर रेड लाइट एरिया में जाता था। सर हो सकता है एड्स की बीमारी उसे वहीं से हुई हो। ठीक है सर। मेरे को काय को लेके जा रहा है? कोई कायदा कानून भी है कि नहीं? कानून क्या है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू यहाँ की लीडर है फिर भी मुंह नहीं खोल रही है। पुलिस स्टेशन चल, वहाँ पे मुंह खोलेगा तेरा। ले चलो सर। अरे साहब, बताती है, मैं आता था, हमारा रेगुलर कस्टमर था वो। ये आदमी HIV पॉजिटिव था। तुम्हारे यहाँ की सारी लड़कियों के HIV टेस्ट किए जाएंगे। सारी लड़कियों के क्यों? वो तो सिर्फ फरा के साथ सोता था। फरा को बुलाओ। अरे साहब, 1 महीना पहले लेकर गया वो फरा को, पूरे 2 लाख दिए थे मेरे को। लगभग 1 महीने पहले बाबा ने अलमारी से पैसे निकाले थे।
उसमें करीबन 500 के 4 गाड़ियां थी। क्या शादी करने वाला था वो उससे? क्या मालूम साहब, शादी मनाने को ले गया या फिर ऐश करने को। मेरे को मेरा पैसा मिला, मैंने जाने दिया। अभी कहाँ रहती है फरा? नहीं जानती। तो उसका फोन नंबर? अरे साहब, यहाँ से जाने के बाद कोई अपना पुराना नंबर चालू रखेगा क्या? फरा का कोई फोटो और उसका पुराना नंबर दो मुझे। ए बक दिनेश, 2 घंटे और 1 लाख। आसमान नीचे कर या जमीन उल्टा पलट, जो करना है कर, लेकिन 2 घंटे में अगर मेरे हाथ में 1 लाख रुपए नहीं हुए ना, तो तेरे हाथ में हथकड़ी होगी। कहां से लाऊं? तुझे बोलना है ना पुलिस को, जा बोल दे जा। तू बताएगा तो तू भी ब्लैकमेलिंग के केस में फंसेगा। जा बता दे। और सुन, अब यहां फोन मत करना। जो केस शुरू में पारिवारिक मनमुटाव और रंजिश की वजह से हत्या का केस लग रहा था, उसमें अब शारीरिक रोग, मन की विकृति और गहरे राज के रंग उभर कर सामने आ रहे थे। विष्णु एक ऐसे रोग से पीड़ित था जो शायद उसे फरा नाम की किसी लड़की से मिला था। फरा से विष्णु का नजदीकी रिश्ता था। क्या इस रिश्ते के मुखौटे के पीछे कोई ऐसी बात थी जो विष्णु की मौत की वजह बनी? और 16 साल पहले विष्णु के साथ जो हुआ, उसे पुलिस को बताने की बजाय भुवन उस राज को राज रखने के लिए दिनेश राणे को धमका रहा था। क्या विष्णु ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या था ये राज? सर, विष्णु इसी लड़की के साथ रेड लाइट एरिया से निकला था और लगभग 1 महीने से इस लड़की का पुराना नंबर बंद है। और सर, विष्णु ने पूरे 2 लाख रुपए की कीमत चुकाई थी इस लड़की के लिए। सर, हो सकता है कि इसी लड़की की वजह से विष्णु को HIV हुआ हो। ये भी तो हो सकता है कि विष्णु को पहले से HIV हो और इस लड़की को विष्णु की वजह से HIV हुआ हो, और इस लड़की को इस बात का पता चल गया हो और इसलिए इसने विष्णु को मरवा दिया हो, या इसके किसी खास आदमी ने विष्णु को मार दिया हो। सर, साकीनाका थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि ये स्केच वाला बंदा अंधेरी का फेमस रियल एस्टेट एजेंट है। सर, इसका नाम दिनेश राणे है और ये है इसका नंबर। फौरन से फोन लगाओ सर, अगर इसने कुछ गड़बड़ की होगी तो फोन पक्का स्विच ऑफ होगा। हेलो, दिनेश राणे जी आप कौन? जी, मैं सब इंस्पेक्टर सावंत बोल रहा हूँ। विष्णु की मौत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, विष्णु का नाम सुनते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। फौरन उसके घर चलते हैं और एरिया की नाकाबंदी करते हैं। सर, ठीक है ना? सर, हमसे बात करते समय लास्ट लोकेशन के हिसाब से दिनेश राणे अपने घर पे ही था और तब से फोन बंद है। सर, पिछले कई दिनों से दिनेश को भुवन के रोज कॉल आ रहे थे और पिछले महीने भी भुवन ने उसे कॉल। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान का जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ होता है। ऐसे में बढ़ते कदम अक्सर लड़खड़ा ही जाते हैं। कहते हैं कि गिरना और गिरकर संभलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो गिरते नहीं हैं वो कभी संभलना सीख ही नहीं पाते। लेकिन कई बार जिंदगी की रेस में बढ़ते कदम लड़खड़ाने के बाद सही रास्ता और सही मंजिल तय नहीं कर पाते, और अक्सर आगे बढ़ने वाला हर कदम अपराध और उसके अंजाम का साक्षी बन जाता है। आज का ये केस भले ही मुंबई पुलिस के सामने 2016 में आया हो, लेकिन इस केस के तार 16 साल पहले हुए एक अपराध से जुड़े थे। देखो सावंत, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने विवेक पापा को फोन किया। हेलो विवेक पापा, मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ, लेकिन कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा। तो घर की एक चाबी आपके पास भी तो है ना? मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो अंदर से मैंने देखा। ये विष्णु का बेटा विवेक का है, उसे किसी ने इन्फॉर्म किया? हाँ साहब। बाबा की अलमारी नहीं चेक करता था, पर हाँ, लगभग 1 महीने पहले बाबा ने अलमारी से पैसे निकाले थे। उसमें करीबन 500 के 4 गाड़ियां थी। बाबा, हाँ, इतने सारे पैसे सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अब देने जा रहे हो किसी को? हाँ, अरे वो एक गाड़ी फंस गई है, उसे छुड़ाना है। गाड़ी? कौन सी गाड़ी?
जी, बाबा का गाड़ियों का बिजनेस था। करीबन 4 गाड़ियां थी बाबा के पास। तुम आखिरी बार विष्णु से कब मिली थी? सर, जिस दिन विवेक जी यहाँ से गए थे 11 मई को। उसके बाद तुम्हारा यहाँ एक बार भी आना नहीं हुआ? नहीं सर, उस दिन मैं यहाँ आखिरी बार आई थी। विवेक, तुम्हें याद है ना मैंने क्या समझाया था? हाँ। बिना स्टिक के लगातार प्रैक्टिस करनी है। हाँ। ठीक है? हो गई तैयारी? हाँ बाबा। अपना ध्यान रखना। वर्कशॉप के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू बाबा। अच्छा, विवेक को स्कूटर पे बिठा के तुम भी घर चली जाना। विवेक, तुम 15 को लौट रहे हो ना? हाँ बाबा। नफीसा, तुम भी उसी दिन आ जाना। ठीक है। 3 दिन छुट्टी एंजॉय करो। तो 3 दिनों से ना तो नफीसा विष्णु से मिली और ना तुम। बची तुम्हारी बहन, कहाँ है वो? सर चौंकाने वाली बात यह है कि विष्णु की बेटी अपने बाप के मर्डर होने पर भी नहीं आई। पक्का दोनों में जमती नहीं होगी सर। ये नफीसा भी कोई दूध की थोड़ी नहीं लगती। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाप बेटे में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया हो। पूरी फैमिली को क्रॉस चेक करते हैं, तब जाके कुछ पता चलेगा। सर कह रहे दिनेश, आखिर विष्णु दामले को टपका ही दिया ना तू? क्या विष्णु मर गया? ए चल, मेरे सामने सरप्राइज होने का नाटक मत कर। देख, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू पिछले ही महीने उसके ऑफिस गया था उसे जान से मारने के लिए। अरे दिनेश, अरे कितने साल के बाद मिल रहा है मेरा भाई। बैठ। हे विष्णु, लोमड़ी की चाल मत चल। 16 साल पहले जो हुआ था वो हम दोनों के बीच में था। अब चिल्लर के फायदे में तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तू पी के आएगा, मैं तुझे क्यों ब्लैकमेल करूंगा? हाँ तो और कौन करेगा? 2 दिन पहले मुझे एक फोन आया था। 16 साल पुरानी बात किसी तीसरे को कैसे पता चली? देख आई शपथ, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। हम दोनों एक ही नाव पे हैं। छेद हुआ तो हम दोनों डूबेंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। पर मैंने थोड़ी ना मारा है विष्णु को। ये तो तुझे और मुझे पता है ना, पर सोच 16 साल पहले की कहानी अगर सबको पता चल जाए तो क्या होगा? अरे उस वक्त उसी के साथ मिलके तुझे ब्लैकमेल कर रहा था, अब वो नहीं रहा तो हिस्सा तो बड़ा बनता है ना। 2 लाख 2 लाख इंतजाम करके रख। पिछले महीने तो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया था। मेरे हाथ में क्या बचा? सब तो विष्णु ले गया ना। 30,000 दिए साले ने भीख में। सुन, पिछली वाली जगह पे मिलना ठीक 12 बजे आज रात को। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने मुंह खोला तो क्या होगा। सरिता जी। जी? आपके पिता की मौत हुई है, किसी ने बेरहमी से उनका कत्ल किया है और आप एक बार देखने भी नहीं आई। खास वजह जान सकता हूं? सर, हमारे लिए वो बरसों पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत का शोक मना मना के हमने अपने सारे आंसू सुखा दिए। हमने? हाँ, मैं और आई। कहाँ है आपके आई? उन्हें सबसे छुट्टी मिल गई सर। वो अब इस दुनिया में नहीं। खूनी थे वो। खूनी? किसे मारा था उन्होंने? एक बार सिर्फ एक मौका दे, एक मौका। अरे तूने जिसे मारा है क्या उनकी जिंदगी वापस आ सकती है तुझे मौका देने से? नहीं ना। हे विष्णु, मुझे ऐसे खूनी के साथ नहीं रहना है। और हाँ, आइंदा मुझे और मेरे बच्चों को मिलने की कोशिश भी मत करना। चला। आपने अब तक ये नहीं बताया कि किसका खून किया था आपके बाबा ने? वो सर, वो मुझे नहीं पता। आपकी आई ने कभी आपको ये बात नहीं बताई? ये तो क्या, बाबा से जुड़ी कोई भी बात आई कभी नहीं करती थी। एक तरफ विष्णु दामले की बेटी सरिता बर्वे का यह कहना था कि करीब 16 साल पहले विष्णु ने खून किया था, और दूसरी तरफ चल रहा था ब्लैकमेल का एक ऐसा खेल जहां भुवन विष्णु के 16 साल पुराने दोस्त दिनेश के खिलाफ उस राज को हथियार बनाकर उससे पैसों की मांग कर रहा था। अगर विष्णु ने सच में खून किया था तो फिर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? सरिता अपने पिता के बारे में जो कुछ कह रही थी, क्या वो सच था? विष्णु की जिंदगी का 16 साल पुराना राज क्या आज उसे इतना भारी पड़ा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? जब आप सब श्योर थे कि विष्णु जी ने किसी का खून किया है, तो फिर आपका भाई विवेक उनके साथ क्यों रहता था? सर, हमारी आई को गुजरे 2 साल हो गए। अपने पिता से इतनी ही नफरत करता था तो वो उनके साथ रहने क्यों गया? सर, आई की मौत के बाद विवेक मेरे ही साथ रहता था और बाबा बार बार उसे ले जाने की कोशिश करते रहे। फिर
जिस दिन विवेक का बर्थडे था उस दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विवेक, हैप्पी बर्थडे टू। आपको किसी ने नहीं बुलाया? मैं तो विवेक के लिए ये 4 पहियों वाला स्कूटर लाया हूं। लो, आप रखिए इसे। आपके पाप की कमाई आपको ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। विवेक को स्कूटर की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। उसके 2 दिन बाद विवेक ने बाबा के साथ रहने का फैसला ले लिया। उसके इस फैसले ने मुझे बहुत दुखी किया, मुझे बहुत गुस्सा भी आया। और उस गुस्से में आपने अपने बाबा, आप कौन? ये मेरे पति हैं। क्या नाम है आपका? भुवन, भुवन बर्वे। तो भुवन, आपने भी कसम खा रखी थी इन लोगों की तरह अपने ससुर से ना मिलने की? नहीं नहीं साहब, इन लोगों के लिए जो भी हो, मेरे लिए तो वो पिता समान थे। बाकी थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, इसीलिए उनके घर नहीं जा पाया। अभी भी थोड़ा बिजी हूँ। बरं मी काय म्हणतो, विवेक को फोन करके सामान पैक करने के लिए कह देना, मी संध्याकाळी घेऊन येतो त्याला। सर, मैंने विष्णु दामले के अतीत के बारे में पता किया, पर ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जहां पर किसी का मर्डर हुआ हो। पर सर, जांच में एक जरूरी बात सामने आई है। क्या? विष्णु दामले के नाम पे 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, और इस इंश्योरेंस का नॉमिनी उसका बेटा विवेक दामले है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 25 लाख के चक्कर में विवेक ने अपने बाप को मार दिया हो? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद विष्णु दामले ने 16 साल पहले किसी का मर्डर किया हो, जो इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला हो, और अब जाके उसका बदला किसी ने निकाला हो। इस 16 साल पहले रहस्य के साथ विष्णु दामले अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके अतीत को अच्छे से खंगालना पड़ेगा। विवेक, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी बताया कि उन्होंने किसका खून किया था? ये सब आपको मेरी बहन ने बताया ना, बस इसी वजह से मेरी उसके साथ नहीं बनती है। सर, मुझे आई ने कभी नहीं बताया कि बाबा ने कभी किसी का खून किया था। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाबा निर्दोष थे, उन्होंने किसी का खून नहीं किया, फिर क्या वजह थी कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आई के बीच में इतना मनमुटाव था? एक्चुअली 16 साल पुरानी बात है सर। तब बाबा बहुत शराब पिया करते थे, लड़कियों की आदत थी उन्हें, कोई काम वगैरह नहीं करते थे। लेकिन बाद में वो सुधर गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने। पर आई और दीदी ने कभी उन्हें दूसरा मौका दिया ही नहीं। तो मुझे लगता है कभी कभी ठीक ही हुआ, बाबा को उन लोगों की नफरत से मुक्ति तो मिली। और नफरत तो तुम भी करते थे अपने बाबा से, मगर तुम्हारी नफरत प्यार में बदल गई। क्या वजह थी? ये 4 पहिए वाला स्कूटर या 25 लाख रुपए? बिल्कुल भी नहीं सर। सॉरी सर, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं विवेक को लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल, मगर याद रखना विवेक, पुलिस को बताए बिना तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे, समझे? इन दोनों भाई बहन में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। एक काम और करते हैं, आसपास के लोगों से पता करते हैं कि इनके आपसी रिश्ते कैसे थे। तुमने इनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया? हाँ सर, मैंने विवेक और सरिता दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, दोनों क्लीन निकले। मर्डर के वक्त दोनों के फोन की लोकेशन विष्णु का घर नहीं था सर। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो क्या? सर, विष्णु दामले ने अपना घर मरने के बाद अपनी बेटी सरिता बर्वे के नाम कर दिया। जिस घर में उसने कभी कदम नहीं रखा, अब उस घर पे दावेदार। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस भाई बहन के एंगल को और चेक करते हैं। आ जाओ। क्या बोली तू पुलिस को? अपने बाबा के खिलाफ किसी से भी मैं कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। पुलिस ने इस बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था कि विष्णु का अपने बेटे विवेक के साथ कैसा रिश्ता था। साहब, मैं और विष्णु दोनों साथ में ड्राइवर का काम करते थे। उसके बाद उसने ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। गाड़ियां भाड़े पे चलती हैं साहब। बहुत मेहनत की साहब उसने, सब अपने परिवार के लिए। अपने बेटे से बहुत प्यार करता था वो। उसने तो साहब अपने बेटे के लिए अपने खर्चे में कटौती करके केयर टेकर भी रखी थी। जब मैं सुबह 9 बजे आती थी तो विष्णु जी चले जाते थे, और जब रात को 9 बजे वो आते थे तब मैं चली जाती थी। दोनों को साथ में कम देखा है मैंने। अच्छा, सबसे ज्यादा वक्त विवेक के साथ आप रहती थी, कभी कुछ बोला उसने अपने बाबा के बारे में? वो हमेशा अपनी आई को बहुत मिस करता था, हमेशा उन्हीं की बात किया करता था। साहब, विवेक उसके बाबा में बहुत अच्छे रिश्ते थे। 1 साल पहले बहुत बवाल हो गया था उन दोनों में। किसके? विवेक और उसके बाबा विष्णु के बीच में? हाँ साहब, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन विवेक का जन्मदिन भी था।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए, न्यू ब्रांड लैपटॉप। उस दुकान में सबसे महंगा वाला था, वो खरीदा तुम्हारे लिए। आपको क्या लगता है आप अपने महंगे तोहफों से खरीद लोगे मुझे? मैं यहाँ पर आपके पास रहने आ गया हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया है। सुना आपने? और साहब एक बार तो बहुत कुछ हो गया था बाप बेटे के बीच में, और विवेक तो सुसाइड भी करने वाला था। विवेक, तुम अपने बाबा के सपोर्टर तो बनते हो, मगर हमें मालूम है कि तुम उनके साथ खुश नहीं थे। सच बताओ विवेक, इतने सालों के बाद अपने बाबा विष्णु के पास जाने की असली वजह क्या थी? सर वो मैं अपनी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। दीदी एक रोटी देना। हाँ लाई। एक क्यों, दो ले ले, चार ले ले, ये ले मेरे प्लेट में की भी ले ले, 10-20 ले ले, आराम की है ना। तेरा बाप तुझे लेने आया तो तू गया क्यों नहीं? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आने दो आज भुवन को, आज बात करती हूँ उससे। इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, उनकी जगह कोई और होता बिल्कुल ऐसे करता। ये फैमिली ड्रामे के लिए और भी टाइम मिलेगा, मगर पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दो। विवेक दामले, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? मैं सर वो क्यों की थी? मैं अपने बाबा के पास रहने तो चला गया था सर, लेकिन अपने दिल से नफरत नहीं हटा पाया उनके लिए। वो मुझे प्यार से बुलाते रहे बात करने के लिए, लेकिन लगभग 1 साल मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं लाचार था, बेसहारा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था मैं, और इस सब से डिप्रेस होकर मैंने अपने जन्मदिन के अगले दिन सुसाइड करने की कोशिश की। बाबा आप जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाइए यहाँ से। आप मुझे सुनाने आए हैं कि मैंने सुसाइड करके कोई गलती की है? हाँ, मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाने आए हैं आप यहाँ पर। कौन कहता है तुम कमजोर हो? कौन कहता है? कमजोरी शरीर की नहीं होती, कमजोरी दिमाग की होती है, और दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए जिंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए। तो बेटा मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम ये कंप्यूटर। पापा प्लीज नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चलाना आता। मैं पैसे कमाना जानता हूं, लेकिन अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम अकाउंट जानते हो? तो मेरा एक दोस्त है, मैंने बात की उससे, उसका अगर अकाउंट संभालोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे तुम्हें। देख बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम करोगे और साबित करोगे कि तुम कमजोर नहीं हो, ताकतवर हो। सॉरी बाप। अरे सॉरी। अरे रोते नहीं बेटा, रोना नहीं। मैं मानता हूं सर कि मेरी आई और दीदी ने मुझ जैसे अपाहिज को सहारा दिया, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाया। उन्होंने जितना किया मेरे लिए, उससे मेरे दिल में उनके लिए नफरत भी कम होती चली गई। कहानी बनाना और उसे कन्विंस करने के लेवल पर सुनाना तो कोई तुमसे सीखे विवेक। चलो माना कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वहां पर गए, अपने पैरों पर खड़े हुए, तो फिर अब कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट? वापस आ गए अपनी बहन के घर? मैं यहाँ पर फ्री में नहीं रह रहा हूँ सर। पूरे 20,000 रुपए दिए मैंने जीजा जी को, वो भी अपनी कमाई के, और बाबा के इंश्योरेंस के पैसे आती वो भी मैं उन्हें दे दूंगा, ताकि लोग अपना घर बना सके। हमें नहीं चाहिए वो पैसे। क्यों चाहिए होंगे? एक घर तो वो ऑलरेडी आपके नाम कर गए हैं। जिस घर में वो रहते थे वो घर वो आपके नाम करके गए हैं। मैं उस घर में पैर भी नहीं रखूंगी, तो वो जिससे शादी करने वाले थे उसी को दे दे। शादी करने वाले थे? किससे शादी करने वाले थे? इस उम्र में दूसरी शादी करने वाले थे। ये कहानी सच्ची है विवेक, या हमें घुमाने का कोई नया हाथ कंडा है? हाँ सर, करना चाहते थे वो शादी, इसमें बुराई भी क्या है? तू पागल है? भाई के मरने का इंतजार कर रहे थे 14 साल से। 14 साल तक बस वो एक ही सोच में थे कि उनका परिवार कैसे उनके पास वापस आ जाए, और वो औरत अब जाकर आई है उनकी जिंदगी में। तुम नहीं समझ पाओगे। तुम ये भाई बहन की बहस बाद में भी कर सकते हो, पहले ये बताओ कि वो औरत कौन है? ये तो नहीं पता सर, लेकिन करीबन 4 महीने पुराना किया था। कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है सर। केस आईने की तरह साफ है। भुवन ने हमसे झूठ बोला कि वो दिनेश को नहीं जानता। उठा लो उसे, थाने में अच्छे से कूटेंगे तो सारे राज उगल देगा। सर तुम अंदर जाओ, तुम उधर चेक करो, पूरा घर छान मारो। अरे क्या हुआ? भुवन कहाँ है? तुम्हारा पति भुवन कहाँ है? आधे घंटे पहले वलसाड़ के लिए निकला है। कदम सारे चेक करके इन्फॉर्म करो। मूव। सर पर कुछ किया है क्या उसने? हाँ, उसकी वजह से किसी ने सुसाइड किया, और शायद तुम्हारे बाबा के मर्डर में भी उसी का हाथ है।
इसे जानती हो? नहीं। भुवन का जैसे ही कुछ पता चला हमें इन्फॉर्म करना, नजर रहेगी तुम लोगों पे। भुवन ने भी वही किया जो बाबा ने किया। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। सोच समझ के मुंह खोलना और जो भी बोलना सच बोलना, वरना जबान निकाल लूंगा तेरी। मैं उन लोगों का कोई राज नहीं जानता था साहब। नहीं जानता था? नहीं। हाँ? नहीं जानता था? नहीं जानता था? तेरी जन्म कुंडली है हमारे पास, मरने से पहले उसने तुझे ही फोन किया था ना? बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। कुछ एक महीने पहले एक बार पे अचानक मेरी ससुर जी से मुलाकात हुई थी। अबे बाबू, बस नहीं नहीं नको नको। क्या बात है, जीत का जश्न मना रहे हैं या हार का गम? हार और जीत का फैसला तो तभी होता है जब खेल पूरा होता है। यहाँ तो जिंदगी का खेल आधे में खत्म हो रहा है। मैं सोचा था सरिता को मना लूंगा, पर किस्मत के साथ वक्त ने भी हाथ छोड़ दिया है। ऐसा क्या किया है आपने जो वो लोग आपसे इतना नाराज है? सरिता तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पाप किया है मैंने, प्रायश्चित करना चाहता हूं, लेकिन अभी प्रायश्चित करने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहूं तो सारा प्रायश्चित एक बार में कर लूं, दीना की वजह से नहीं कर सकता। दीना? कौन दीना? दिनेश राणे मेरा दोस्त, हाँ, फैमिली वाला आदमी। मेरी वजह से फुकट में ये पुलिस के जंजाल में फंस जाएगा। ऐसा किया क्या था आपने? ये रात मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। क्या नाम बताया था? दिनेश राणे। छोड़ो, अच्छा है बार यहाँ पे। ये आपने वो पेंट देखा है वहाँ पे? मतलब ऐसा कहीं पर देखने नहीं मिलता ऐसा। विष्णु जी ने मुझे कोई राज नहीं बताया साहब, पर मुझे इतना पता चल गया था कि कुछ राज तो है, इसलिए मैंने उनके मोबाइल से दिनेश राणे का नंबर लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। विष्णु याद है तुम्हारा दोस्त? उसने मुझे तुम्हारा 16 साल पुराना राज बताया है। कुछ याद आया? क्या? प्लीज किसी को कुछ मत बताना। क्या चाहते हो तुम? राज को राज रखने की कीमत पूरे 1 लाख रुपए। मुझे लगता है विष्णु जी और दिनेश राणे ने किसी का मर्डर किया था साहब। अच्छा, तो तूने विष्णु का खून क्यों किया? नहीं साहब, मैंने नहीं किया उसका मर्डर। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए साहब। उस रात को मैं घर पर ही था। आप किसी से भी पूछ लो चाहे तो। सर भवन सही कह रहा है, मर्डर वाले दिन फोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने घर पे ही था। शायद सरिता भी सच कह रही है कि विष्णु ने किसी का मर्डर किया था, वरना दिनेश भुवन को इतने पैसे क्यों देता और खुद सुसाइड क्यों करता? 16 साल पहले जरूर कुछ बड़ा हुआ था। दीदी पानी देना। कह रही थी कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। मैं भी कई दिनों से एक बंदे को ढूंढ रही हूँ, मुझे काम करवाना है, तुम करोगे? होए, क्या काम क्या है? मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी, और ऐसे में ये सब मेरे बेटे को पता लगा तो और ज्यादा कर्ज लेकर
मेरा इलाज करेगा। मालकिन लेकिन इलाज से आप ठीक हो जाएंगे ना? अब उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब तू ना तू मुझे मार दे। मालकिन तो अगर मुझे मार देगा ना, मेरे इंश्योरेंस के पैसे मेरे बेटे को मिल जाएंगे और उसकी सारी परेशानी मेरे मरने के बाद खत्म हो जाएगी। तो बस मुझे मार दे। नहीं मालकिन, मैं आपका खून नहीं कर सकता मालकिन। तू खून नहीं कर रहा, बल्कि मुझे इस दर्द से निजात दिलवा रहा, मुझे मुक्ति दिला रहा है। उस वक्त जब मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। वो बहुत तकलीफ में थी, उसका बेटा कर्ज में डूबा हुआ था और मुझे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी बेटा। मुझे खुद को पोलियो है सर, और मैंने कितनी बार चाहा है कि मुझे मेरे शरीर से मुक्ति मिल जाए, मगर मैंने आपको ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात पर। 16 साल पहले उस औरत को बीमारी थी तो उसका मर्डर हो गया। अब तुम्हारे बाबा बीमार थे तो उनका भी मर्डर हो गया। ये 16 साल पुरानी कहानी अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रही है ना? इससे ज्यादा उसकी जिंदगी रहस्यमय थी और ये रहस्य उसने सिर्फ विवेक को बताया था। और विवेक के मुताबिक 16 साल पहले उसके पिता ने जो हत्या की थी वो एक मर्सी किलिंग थी और उसे खुद दमयंती बजाज ने करवाया था। क्या यही वो 16 साल पुराना राज था जिसकी वजह से विष्णु का परिवार बिखर गया था? क्या दिनेश ने आत्महत्या की थी या फिर ये भी विवेक की सोची समझी चाल थी अपने नाम से शक की सुई दूर हटाने की? सर ये दमयंती पवार की फाइल, मैंने फाइल चेक की लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सर। सर वो विष्णु दामले की प्रेमिका फराह सैयद खुद पुलिस स्टेशन आई है। फराह सैयद? जी सर। अंदर बुलाओ सर। सब न्यूज़पेपर से पता चला कि विष्णु का खून हो गया है। विष्णु आपसे शादी करना चाहता था? जी साहब। तब तक की क्यों नहीं? पता नहीं साहब क्यों नहीं की। विष्णु ने जब आपको पैसे देके रेड लाइट एरिया से निकाला तो उसके बाद क्या हुआ? साहब वो मुझे एक जगह लेकर गया जहाँ 2 दिन तक मैं कमरे में बंद थी। और हाँ साहब, वो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया था जहाँ मेरे खून की जांच कराई थी। 2 दिन बाद जब वो लौट कर आया तो उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा विवेक राजी नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया साहब और उसने मुझे फ़ोन करने को भी मना किया था। फराह, क्या आपको मालूम है कि विष्णु HIV पॉजिटिव था? क्या? नहीं साहब, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमें तुरंत आपका HIV टेस्ट कराना होगा कि विष्णु से बीमारी आपको न लग गई हो। सर फराह का HIV टेस्ट नेगेटिव आया है। नेगेटिव? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से विष्णु ने फराह से शादी नहीं की थी? सर क्या सच में कोई इंसान किसी के लिए इतना कर सकता है? कर सकता है अगर प्यार सच्चा हो तो। लेकिन ये विष्णु आदमी अच्छा था या बुरा ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सावंत, 16 साल पहले विष्णु ने जो मर्डर किया था उससे जरूर कोई क्लू मिल सकता है। दमयंती केस। हमें दमयंती केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना होगा। इस केस की फाइल मैंने देखी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दमयंती को ब्रेन ट्यूमर था, लास्ट स्टेज। आपने इस पर गौर किया? नहीं, हमें लगा कि यह हत्या लूट की वजह से की गई। तो जो पहले से ही मरने वाला हो उसे मारने की प्लानिंग भला कोई क्यों करेगा? और जिस किसी ने भी ये लूट की है या उसके बाद उसकी हत्या की है वो कभी पकड़ा नहीं गया। पकड़ा तो जा सकता था मगर उसकी भी हत्या हो चुकी है। कौन था वो? दमयंती की मेट तुलसी का हस्बैंड विष्णु। आपने कभी विष्णु से बात की? इस मेट से तो हमने पूछताछ की थी और काफी टाइम तक ये हमारी सस्पेक्ट भी थी, लेकिन इसके हस्बैंड से हमने कभी पूछताछ नहीं की। शक करने का कोई कारण ही नहीं था क्योंकि बाहर का आदमी था। सर ये विष्णु के मर्डर का केस दमयंती के केस जैसा तो नहीं? हो सकता है सावंत। हम घर वालों को तो खंगाल चुके हैं, बाहर वालों की बारी है। नफीसा और उस भाई पर नजर रखो, उनके कॉल डिटेल्स, लोकेशन सब निकालो। ओके सर, विष्णु के घर की बाइक के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल से तो कुछ भी पता नहीं चला, पर मर्डर वाली रात विवेक की केयरटेकर नफीसा एक नंबर के काफी कांटेक्ट में थी। मैंने उस नंबर की लोकेशन डिटेल चेक की तो पता चला कि वो नंबर मर्डर वाली रात विष्णु के घर के इलाके में ही कहीं एक्टिव था। पता करो ये नंबर अभी कहाँ एक्टिव है। सर सुनिए, ये असलम का घर किधर है? ये क्यों मारा विष्णु दामले को? क्यों मारा? सर हमने जानबूझ के नहीं मारा उनको।
नफीसा, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को इंश्योरेंस की 20 लाख रुपए मिलेंगे। यह तब हो सकता है जब मेरी मौत हो, लेकिन मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता और नहीं मैं सुसाइड कर सकता हूं। यह तब पॉसिबल है जब मेरा मर्डर होगा तो तुम लोग मेरा खून करोगे। सर, पर अगर हम दोनों फंस गए तो? 16 साल हो गए, मैं नहीं फंसा तो तुम लोग क्या फंसोगे? देखो, यही अच्छा मौका है। विवेक वर्कशॉप के काम से बाहर गया है, कोई आई विटनेस नहीं होगा। अलमारी में 2 लाख रखे होंगे, वो लेकर चले जाना। और हाँ, जाते वक्त घर का सारा सामान जो है बिखेर देना, ताकि लोगों को लगे कि चोरी के इरादे से मर्डर हुआ है। और मर्डर करना एक क्राइम है। जब जिंदगी दे नहीं सकते तो ली कैसे तुम लोगों ने? अब यही जेल की हवा खाओ और सोचो क्या गलती की थी। सरिता जी, नो डाउट आपके बाबा एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुतों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर अच्छे मकसद का रास्ता भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अफसोस कि कानून की नजर में वो सिर्फ एक खूनी है, और क्योंकि अपना खून भी उन्होंने खुद करवाया, इसलिए उनकी इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए तुम्हें नहीं मिल सकते विवेक। नहीं चाहिए सर 25 लाख रुपए, उससे कीमती चीज मेरे बाबा ने मेरे को दी। मुझे जीना सिखाया, मुझे हौसला दिया अपने पैरों पे खड़े रहने का। नहीं चाहिए कुछ। समय और परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। फिर चाहे हम जितने भी प्रयास क्यों ना कर लें, बदलाव हमेशा अपनी ही गति से आता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन कभी एक क्षण में नहीं बदलता, और जिस प्रयास के पीछे अपराध छुपा हुआ हो वो कभी सफल नहीं होता। विष्णु के प्रयास में भी अपराध का बोझ छुपा था, जिसका अंजाम उसके परिवार को भुगतना पड़ा, और विष्णु की मौत के बाद भी उसके प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।